हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज एक अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हुआ हूँ और वो है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या डिफरेंस होता है। इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे मैं पेपर 1 की बात करूँ, चाहे मैं PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूँ। और इस तरीके से वो पूछते हैं वो लोग कि जो कैंडिडेट है वो कन्फ्यूज़ हो जाए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ये जो कन्फ्यूजन है आपके मन में ये पूरी तरीके से मिट जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देना चाहते हैं वो आपको टाइमली पहुंच जाए। और साथ ही साथ हम लोग टेलीग्राम पे भी हैं, जिसमें आप हमसे कोई क्वेरी अगर होती है रिगार्डिंग रिसर्च PhD तो आप पूछ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सक्सेस क्लासेस ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड करके वीडियोज़ और PDFs एक्सेस कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर वीडियो की PDF भी मैं टेलीग्राम पे अभी डाल दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक ब्लैंक पेज हमारे सामने है और एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या अंतर होता है। फिर हम एक तरीके से एक आइस ब्रेकर हो जाए, उसके बाद हम आगे जा करके जो है फेमिलियर रहेंगे टॉपिक से। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है वो ये है, एक सिचुएशन है, एक लड़का है जिसका नाम है राम। वो NTA की तैयारी कर रहा था बहुत टाइम से और एकदम से एक खुशखबरी आई कि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो वो बहुत खुश हो गया और कुछ दिनों बाद वो एग्ज़ाम जब देने गया तो उसके सामने एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आया। ठीक है, तो कंप्यूटर स्क्रीन है ये, और कंप्यूटर स्क्रीन में एक क्वेश्चन आया और उसने जो है उस क्वेश्चन को देखा। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था लॉजिकल रीजनिंग का, क्योंकि क्वेश्चन ब्लैक कलर से आता है तो मैं यहाँ ब्लैक कलर यूज़ करने वाला हूँ। क्वेश्चन था ऑल A R B। क्वेश्चन बाहर जा रहा है स्क्रीन के, पर आप उसको इग्नोर करिए। सम B R C, है ना। और ये दिए थे दो आपको दी हुई थी स्टेटमेंट्स, और यहाँ कंक्लूजन दिया हुआ है इसका, और ये है सम CRB, ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है और इसके जो ऑप्शंस थे वो थे ABCD, है ना। A मीन्स वैलिड है, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट से आ रहा है कि नहीं आ रहा। B था इनवैलिड, C था ऑल और D था नन। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो क्वेश्चन उसके सामने आ गया। अब यहाँ पे जो है यहाँ बैठा हुआ है आपका राम। अब इसने क्या किया, अब हमारी जनरली आदत होती है कि हम लोग, क्योंकि इतने आइडेंटिकल है, A यहाँ पे भी है, B भी है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं वो जो शीट हमें मिलती है उसमें लिख देते हैं। अब उसने क्या किया, A क्वेश्चंस लिखना चालू किया, ऑल A R B, सम B R C, सम B R C। क्या सही लिखा है इसने? एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, आंखों का धोखा। कंक्लूजन में वो बेचारा गड़बड़ कर गया। क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे कि उसने B की जगह C लिख दिया, C की जगह B लिख दिया। और हम लोग जानते हैं कि सेम जो है स्टेटमेंट वो कभी भी कंक्लूजन नहीं बनता। और ये बेचारा जो है ABCD में से कौन सा मार्क करके आ गया, ये मार्क करके आ गया ऑप्शन नंबर B, विच इज़ इनवैलिड, है ना। पर क्या वाकई ये क्वेश्चन इनवैलिड था? नहीं, ये क्वेश्चन तो क्या था, सम CRB, तो हम जो है चेंज करिए, बिकॉज सम है, दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या था, वैलिड। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो ये अगर सपोज ये जो राम है इसने ये शीट, अब इसने क्या किया, ये क्वेश्चन कर दिया, B मार्क कर दिया, फिर इसके पास रिवीजन का भी टाइम रहा। अभी रिवीजन में क्या किया, जैसे इसने लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन इसके सामने आया, इसने लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को ना देख करके अपनी कॉपी में देखना प्रेफरेबल समझा, क्योंकि उसने उतारा हुआ था क्वेश्चन। समझ में आ रहा, हाँ मेरा बिल्कुल सही है, और आगे बढ़ गया। अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो राम था वो क्या कर रहा है, वो अपने आप में ही इस आंसर को रिलायबल मान रहा है, बिकॉज इसने कंसिस्टेंसी की। पहले इसने चेक किया तब भी ही आंसर था, दूसरी बार भी चेक किया। हमारे साथ भी होता है, मैं ये आपको एक तरीके से रियलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे साथ भी ये घटना घटती रहती है। फिर दोबारा उसने चेक किया तब भी आंसर B ही आ रहा था, उसने इसी को देखा, उसने स्क्रीन पर नहीं देखा कभी भी। तो क्या हुआ, उसने आंसर जो है इनवैलिड चुना। यहाँ पे जो है कंसिस्टेंसी तो है, पर क्या यहाँ पे वैलिडिटी है? यह वैलिडिटी क्या है, यह वैलिडिटी है मिसिंग। क्यों? बिकॉज ये बार बार अगर इसको देखेगा, इसी क्वेश्चन को जो उसने उतारा है, तो इसको ये नज़र आएगा एक तरीके से, हाँ ये रिलायबल है, ये कंसिस्टेंट है। पर क्या ये एक्यूरेट है? ये जो स्टैंडर्ड है, जो पीछे NTA वाले हैं उन्होंने क्या स्टैंडर्ड फिक्स किया होगा, इसका आंसर B लिखा होगा, इसका आंसर A किया होगा, और बेचारे के जो 2 नंबर है वो उसके हाथ से निकल जाएंगे। तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज consistent, this particular question is reliable, because reliability means consistency, but it is not valid.
इट इज़ नॉट एक्यूरेट, वैलिडिटी मीन्स एक्यूरेसी, है ना। और अगर ये सपोज सही उतारता, इसका आंसर क्या करके आता, वो वैलिड ही करके आता, तो क्या होता, ये होता रिलायबल भी और फिर होता ये वैलिड भी। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका जो आंसर है वो रिलायबल तो है पर वैलिड नहीं है। बस यहीं से हम लोग ने स्टार्ट कर दिया रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट, और हम लोग अपने पैराग्राफ पे आते हैं। रिलायबिलिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, जो मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया, बार बार वो अपनी शीट को देखेगा, अरे मैंने लिखा तो है, काय को मैं आंखें गड़ाऊँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसी को देखूंगा मैं और चेक करूंगा मेरा आंसर सही है या गलत है। फिर बेचारा उसने चेक किया, फिर उसने बोला कि मेरा जो आंसर है वो एब्सोल्युटली जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी थी, बार बार उसने चेक किया, रिलायबिलिटी थी, पर क्या है यहाँ पे वैलिडिटी नहीं थी। और वैलिडिटी मतलब क्या होता है, वैलिडिटी मतलब होता है एक्यूरेसी ऑफ द मेजर, वो पर्टिकुलर थिंग एक्यूरेट है या नहीं। तो ये हम लोगों ने एक तरीके से अभी सिर्फ मीनिंग समझा, बहुत डिटेल में मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि रिसर्च में क्या करना है, रिसर्च का टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए रिलायबिलिटी वैलिडिटी। रिसर्च में जब आप रिसर्च कर रहे हो पीएचडी वगैरह के लिए, तब ये कैसे यूजफुल है ये भी आएगा आगे, ठीक है। अब ये हम यूज़ कहाँ करते हैं, ये रिलायबिलिटी जो वैलिडिटी है हम लोग रिसर्च, डिज़ाइन, प्लानिंग और मेथड, तो इन सब में यूज़ होता है, पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें जो है मैं आगे आपको बताऊंगा। रिलायबिलिटी क्या होता है डिटेल में समझ लेते हैं। रिलायबिलिटी मीन्स हाउ कंसिस्टेंटली अ मेथड मेजर्स समथिंग, कितनी कंसिस्टेंटली, है ना, जो है कोई चीज़ को अपन बार बार कर रहे हैं और एक्यूरेट जो आंसर आ रहा है ये नहीं आ रहा है ये तो अपन पता नहीं लगा सकते, पर ये जरूर पता लगा सकते हैं कि हाँ कंसिस्टेंट है आंसर आपका। कंसिस्टेंट मीन्स रिलायबल है। अगर आपको कंसिस्टेंसी जाननी है तो कंसिस्टेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिलायबिलिटी, ठीक है। कंसिस्टेंसी मीन्स बार बार अगर आप वो चीज़ कर रहे हो और आपको सिमिलर रिजल्ट मिल रहा है, मतलब हम कह सकते हैं वो रिलायबल है, वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, इफ द सेम रिजल्ट कैन बी कंसिस्टेंटली अचीव बाय यूजिंग द सेम मेथड्स अंडर द सेम कंडीशंस द मेजरमेंट इज कंसीडर्ड रिलायबल। वही मैंने आपको बताया, अगर कंडीशंस भी सेम होनी चाहिए, सर्कमस्टांसेस भी सेम होने चाहिए। समझ में आ रहा है, ये दो चीज़ें भी आपको फोकस करनी है रिलायबिलिटी में। कंडीशंस भी सेम होनी चाहिए कि जिस पर्टिकुलर कंडीशन में आप एक इंसान से क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसी पर्टिकुलर कंडीशन में दूसरे एग्जाम से भी क्वेश्चन पूछ रहे हो। यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम जो होगा उसका आंसर सही होगा, पर कंडीशंस दोनों की क्या है, सिमिलर है ना। दोनों का टाइम जो था वो 2 बजे से था, जो एग्ज़ाम का टाइम था, उनका जो सेंटर था वो भी एक तरीके से सेम है। सेंटर नहीं भी सेम है तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चंस तो सेम है ना, पैटर्न तो सेम है क्वेश्चन का, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, जिस सर्कमस्टांसेस में आप क्वेश्चन दे रहे हो वो भी फेमिलियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी इंसान से आप 15 दिन बाद पेपर ले रहे हो उसका बट ऑब्वियस रिजल्ट अच्छा आएगा, किसी से आप 1 महीने पहले रिजल्ट ले क्वेश्चन जो है दे करके टेस्ट ले रहे हो तो उसका जो है आंसर में भी जो रिजल्ट में भी गड़बड़ आ जाएगा, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिला प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे सर्कमस्टांसेस भी सिमिलर होने चाहिए। अब आ गए हम वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी मीन्स एक्यूरेसी, कितने एक्यूरेटली हम जो है किसी चीज़ को देख रहे हैं। कोई चीज़ कैसे एक्यूरेट, और एक्यूरेट कैसे पता चलेगा, जब वो स्टैंडर्ड से मैच कर पाएगा। और स्टैंडर्ड क्या बना हुआ था वहाँ पे, पीछे से आंसर की आती है, आंसर की सेट होती है। ऐसा तो नहीं कि आपका पहले क्वेश्चन एग्जाम लिया जाएगा उसके बाद उनका मन करेगा तो वो आंसर की बनाएंगे। सब कुछ क्वेश्चन आंसर की एवरीथिंग इज प्री प्रिपेयर्ड, पहले से ही प्रिपेयर्ड होती है, उसके बाद वो आपको दे दिया जाता है। तो स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी फिक्स हैं, बस वो एक तरीके से जैसे हम लोग देखते हैं ना अनअकैडमी में मॉक में, वो जो है 2-3 1 मिनट में 2 मिनट में आंसर आ जाता है आपके सामने, आपका रिजल्ट आ जाता है, वैसे उनका भी यही एजेंडा है, तभी उन्होंने जो है पेपर वाला जो सिस्टम है वो खत्म कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड जो फिक्स रहता है, जो उनके अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड है उससे हम लोग मैच करते हैं, और वो अगर सही है उस स्टैंडर्ड से आपका आंसर मैच कर रहा है तो वो एक्यूरेट है, तो वो वैलिड है। अब एक चीज़ मुझे याद आ रही है, मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रिसर्च का, जिसमें मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा है, आंसर याद आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। मैंने जहाँ तक मुझे याद आ रहा है दैट इज़ 2 ऑप्शंस में, रिलायबिलिटी एंश्योर्स वैलिडिटी या वैलिडिटी एंश्योर्स रिलायबिलिटी, और आंसर है रिलायबिलिटी एंश्योर्स वैलिडिटी, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है। High reliability is one indicator that a measurement is valid. If a method is not reliable, its probability isn't valid. Reliability को पहले चेक किया जाता है, जो आपका आंसर है ना वो ये reliability ensures validity, मतलब पहले reliability को चेक किया जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, validity को चेक करते हैं। हमेशा यहाँ से पहले validity के बाद नहीं आता। reliability जो है एक तरीके से छोटा है, validity उससे एक बड़ा टर्म है। आप देख रहे हो, आपको relevance भी समझ में आ रहा होगा, उसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आ रहा होगा, समझ में। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, हाई रिलायबिलिटी इज वन इंडिकेटर दैट अ मेजरमेंट इज वैलिड। इंडिकेटर है, ये इंडिकेट कर रहा है ये। तो पहले आप क्या चेक करोगे, पहले हम रिलायबिलिटी चेक करेंगे, पहले रिलायबिलिटी से गुजरना पड़ेगा मैं वैलिडिटी की तरफ, समझ में आ रहा है। इसीलिए उसका आंसर था रिलायबिलिटी एंश्योर्स वैलिडिटी, ना कि वैलिडिटी एंश्योर्स रिलायबिलिटी। इज इट क्लियर। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन बताया, क्योंकि पहले इंसान रिलायबिलिटी को चेक करता है फिर ही वैलिडिटी की तरफ वो जाता है। जो वैलिडिटी होती है ये हार्ड होती है काफ़ी, बिकॉज एक्यूरेट रिजल्ट
पाना जो है बहुत मुश्किल है, और आप जानते हो, आप देख रहे होगे, समझ रहे हो वैलिडिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। एक्यूरेट रिजल्ट आ जाता है स्टैंडर्ड से मैच करने के बाद, तो वैलिडिटी क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, बट रिलायबिलिटी जो होता है इट इज़ समवट ईजियर देन जो है वैलिडिटी। वैलिडिटी जो होता है ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये जो आंसर है उसको एक्यूरेट का दर्जा देता है। नेक्स्ट, अब आ गए हाउ टू एंश्योर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी इन योर रिसर्च। कैसे आप रिलायबिलिटी और कहाँ पे आपको रिलायबिलिटी और वैलिडिटी यूज़ करनी है। इतने सारा पूरा प्रोसेस होता है, हाइपोथेसिस और रिसर्च प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस कहाँ हर जगह यूज़ होता है आपका रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का, पर कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसका। वो क्या यूज़ होता है? फर्स्ट हम वैलिडिटी की बात करेंगे। वैलिडिटी शुड बी कंसिडर्ड इन द वेरी अर्लीस्ट स्टेज ऑफ योर रिसर्च व्हेन यू डिसाइड हाउ यू विल कलेक्ट योर डाटा। डाटा कलेक्ट करने वक्त आपको ध्यान देना है। आपके रिसर्च प्रॉब्लम में कई बार लोगों ने बोला कि मैंने जो है अभी ध्यान दिया, हम 2 लिटरेचर रिव्यू करके कर सकते हैं, हम 3 लिटरेचर रिव्यू करके कर सकते हैं, हमने एक ही लिटरेचर रिव्यू किया है कि उसके बेसिस पे हम अपना रिसर्च क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर है, एक अर्लीस्ट स्टेज है। अर्लीस्ट स्टेज में आपको कोशिश करना है आपका डाटा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका कंसिस्टेंट जो है, कंसिस्टेंट एज वेल एज एक्यूरेट आपका जो है आंसर आएगा। तो चूज़ एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ मेजरमेंट, है ना। जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, जो भी चीज़ आप चुन रहे हो, जैसे कि आपने ये जो है फैसला किया कि हम एक तरीके से एक क्वालिटेटिव जो है रिसर्च करना चाहते हैं, हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं, सपोज हम ये बताना चाहते हैं, हम एक रिसर्च करना चाहते हैं जिसमें हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों से जो है उनके कल्चर के बारे में समझेंगे, और बाकी सब चीज़ें जो हैं हम लोग उनकी स्टडी करेंगे। किसी एक पर्टिकुलर हम किसी एरिया, किसी कस्बे में जाना चाहते हैं। अब वहाँ पे आप बताओ आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे। मैंने आपके सामने एक प्रॉब्लम रखी कि मुझे कल्चर के बारे में जानना है, तो आप कौन सा यूज़ करोगे? आप एथनोग्राफी यूज़ करोगे। वहाँ पे क्या, वहाँ पे आप क्वांटिटेटिव यूज़ कर सकते हो? वहाँ पे आप नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ आपको क्वालिटेटिव ही यूज़ करना पड़ेगा। क्वालिटेटिव के अंदर भी बहुत सारे आते हैं, उस क्वालिटेटिव के अंदर भी आपको यूज़ करना पड़ेगा एथनोग्राफी, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चर। तो यहाँ पे क्या ये मेथड अप्रोप्रिएट था? बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अब वही आप बोलो कि मैं वहाँ उसको छोड़ करके मैं एक क्वेश्चनर बनाने जा रहा हूँ, या मैं एक तरीके से एक्सपेरिमेंट मेथड यूज़ कर रहा हूँ अगर मेरे को कल्चर जानना है, तो ये है नहीं। ये तो हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं, हम कभी रिसर्च में जैसे ही कल्चर दिखता है तो हम एथनोग्राफी की तरफ फटाफट क्लिक कर देते हैं उसको, राइट। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट मेथड है या नहीं आपका, ये पहले आपको रिसर्च देखनी कि आप रिसर्च कर क्या रहे हो, उसके बाद मेथड क्या है उससे मैच करो, उससे रिलेट करो, है ना। कि हमको लोगों के कल्चर के बारे में जानना है, कल्चर के बारे में जानना चाहते हो तो हाउ यू कैन डू अ क्वान्टिटेटिव रिसर्च, यू हैव टू फॉलो क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तो ये पहला चीज़ है। वैलिडिटी के लिए हमें जो है देखना चाहिए कि हमारा जो मेथड है ये अप्रोप्रिएट है या नहीं। जो भी हम मेजर करना चाहते हैं, हम कल्चर जानना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एथनोग्राफिक जो है ये सही है या नहीं, अप्रोप्रिएट है या नहीं। यूज़ अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड टू कलेक्ट योर सब्जेक्ट। अब सैम्पलिंग मेथड तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 4 लोगों से पूछ करके आपने हाँ हमारी रिसर्च हो गई, इतना टाइम लगने वाला है, इतना कॉस्ट लगने वाला है यार, क्या मतलब इतने लोगों से पूछ करके। 3-4 लोगों से पूछो और रफा तफा करो, जो है रिसर्च आगे बढ़ाते हैं अपन। क्या ये एक्यूरेट है? आप खुद ही बोला, हमारे मुंह से शब्द ही निकल रहा है एक्यूरेट है। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। जितना ज़्यादा आपका सैम्पलिंग साइज होगा उतना कम जो है आपका एरर होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको सैम्पलिंग साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी देखना है कि जो सैंपल आप ले रहे हो वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल एक डाइवर्स एक तरीके से आप, अब ये भी आपको देखना है, अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्स जो है पॉपुलेशन है, मैंने आपको बताया, तो डाइवर्स पॉपुलेशन में हम कौन सा यूज़ करेंगे? हम एक तरीके से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करने वाले हैं, हम नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हर इंसान का चांस होगा उसमें आने में, इजंट इट। तो अपना अपना आप दिमाग लगा करके रिसर्च के अकॉर्डिंगली आपको सैम्पलिंग का मेथड चूज़ करना है कि कौन सा सैम्पलिंग का मेथड जो है वो अप्रोप्रिएट है, बेस्ट है। आप देखो, समझ में आ रहा है? अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि हम जैसे कल्चर वगैरह का जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है क्वांटिटेटिव, आप कोई नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी यूज़ कर सकते हो। समझ में आ रहा है? आप अपनी कन्वीनियंस भी यूज़ कर सकते हो, आप, है ना, आप स्नोबॉल यूज़ कर सकते हो, आप जजमेंट यूज़ कर सकते हो, नॉन प्रोबेबिलिटी यूज़ कर सकते हो, है ना। पर वेयर एज आपको सेटिस्फैक्शन लेवल जानना है कि बीएसएनएल में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सेटिस्फैक्शन मुझे जानना है, तो आप क्वेश्चनियर फिल करिए। उसके लिए आप क्वांटिटेटिव यूज़ करिए, डोंट यूज़ क्वालिटेटिव देयर, क्योंकि क्वालिटेटिव से उतना आंसर एक्यूरेट नहीं आता है। अब रिलायबिलिटी पे आ जाते हैं। वैलिडिटी को पहले प्राथमिकता क्यों दी? बिकॉज वैलिडिटी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी।
अप्लाई योर मेथड्स कंसिस्टेंटली। हर जगह आप एक ही क्वेश्चन आपने आप जो लोगों से आप वार्तालाप कर रहे हो उनके कल्चर के बारे में जानने के लिए, तो वो जो आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बनाए हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस बनाए हैं, जो भी आपने क्वेश्चंस बनाए हैं वो सब के लिए सेम हो, अलग अलग ना हो। कंसिस्टेंट आप जो है मेथड यूज़ करो सब के लिए, जितने भी आप पार्टिसिपेंट्स जो है यूज़ कर रहे हो उनके लिए जो मेथड यूज़ कर रहे हो, उनके लिए जो क्वेश्चंस यूज़ कर रहे हो, जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस आप यूज़ कर रहे हो, या फोकस इंटरव्यू कर रहे हो, या ग्रुप इन डेप्थ इंटरव्यू कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आपको कोशिश करना है कि वो कंसिस्टेंट रहे जितने भी पार्टिसिपेंट। ऐसा नहीं कि एक से किसी कुछ और कर रहे हो, दूसरे से कुछ और कर रहे हो, तीसरे से कोई और मेथड यूज़ कर रहे हो, ये तरीका सही नहीं है आपका, ठीक है। तो रिलायबिलिटी मीन्स द मेथड विच आर बीइंग यूज्ड है ना इन द रिसर्च शुड बी कंसिस्टेंट। सबसे एक ही ऐसे क्वेश्चन हो तब जाके जो है कंसिस्टेंसी आएगी कि हम एक एक्यूरेट जो है एक रिजल्ट निकाल सकते हैं उससे, है ना। तो पहले हमें क्या उसके लिए चाहिए, उसके लिए रिलायबिलिटी होनी चाहिए, तभी तो होता है रिलायबिलिटी एंश्योर्स वैलिडिटी। तो आपका जो मेथड्स होने चाहिए शुड बी कंसिस्टेंट फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइज द कंडीशंस ऑफ योर रिसर्च। स्टैंडर्डाइज कर देना है आपको। स्टैंडर्डाइज मतलब एक तरीके से आपको कोशिश करनी है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को कम से कम किया जाए, बिकॉज आपको पता है जो कन्फाउंडिंग और जो एक्सटर्नल्स ये सब जो वेरिएबल्स होते हैं ये एक तरीके से आपके जो है आंसर को डेविएट कर सकते हैं, है ना। एनटी का एग्जाम ले रहे हैं लोग बाग, बहुत तेज डीजे चलने लग जाएगा। तो जो इंसान 6 महीने से ताबड़तोड़ मेहनत कर रहा है और इतना अच्छा परफॉर्मेंस वो दे सकता था, वो कहाँ दे पाएगा, बिकॉज एक्सटर्नल कंडीशंस उसको जो है दिक्कत आ गई। तो एक्सटर्नल चीज़ें एक इंसान से आप पूछ रहे हो जहाँ शोर हो रहा है, तो वो तो कोशिश करेगा ना इसका फटाफट बताओ यार, इतने शोर में मैं खड़ा नहीं रह सकता, किस तरह रफा तफा करो, वो जो भी मन में आएगा यस नो करके चला जाएगा अगर आपने क्वेश्चन नहीं भरवाया। तो वही कोई इंसान को आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाओगे कि हाँ प्लीज़ सर आई वांट यू टू फिल दिस क्वेश्चन एयर, तो वो अच्छी तरीके से एक टाइम होगा उसका, तो वो अच्छी तरीके से आपको एक मन लगा करके आंसर देगा। वो तो आपको रफा तफा कर रहा है कि यार फटाफट करो, मेरे को घर के लिए लेट हो रहा है, कहाँ इंसान जो है धूप में खड़ा करके मुझे काम कर रहा है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिड्यूस करना चाहिए जो कि एक गलत इम्पैक्ट डाल रहा है अपने रिसर्च के ऊपर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी मैंने नहीं यहाँ पे इंक्लूड की, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की अलग क्लास बनी हुई है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। रिलायबिलिटी का फर्स्ट है टेस्ट रीटेस्ट। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। अब कोई इंसान है ना, उसने क्या किया, वाइवा चल रहा है, आपको पता है वाइवा क्या होता है, हम लोग से जनरली जो है मास्टर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन आवर प्रोजेक्ट दैट वी हैव मेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपन ने किसी एक इंसान को पकड़ा जिसका नाम था श्याम। अब राम ले लेके अपन बोर हो गए तो अपन श्याम को ले लेंगे। अब अपन ने क्या किया, सबसे पहले उसको बुलाया कि श्याम चलो आओ, और उससे कुछ क्वेश्चंस अपन ने पूछे, ठीक है, क्वेश्चंस पूछ लिए अपन ने। फिर अब हमें लगा कि यार कहीं श्याम ने चीटिंग तो नहीं की, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, किसी ने क्वेश्चंस लीक तो नहीं कर दिए, जो भी XYZ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो उसने बोला कि यार हम शाम को 2 दिन बाद और बुलाते हैं। शाम को फिर बुलाया, शाम ने फिर बहुत अच्छा वही आंसर दिए, बहुत अच्छे आंसर दिए जो उसने पहले दिए थे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, टेस्ट रीटेस्ट कर रहे हो। टेस्ट रीटेस्ट इसमें कंसिस्टेंसी आ गई। कंसिस्टेंसी क्या आ गई कि श्याम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। समझ में आया, टेस्ट रीटेस्ट किया आपने। आपने पहले उसको आज बुलाया, फिर आपको बोला चलो 2 दिन बाद बुलाते हैं, फिर उसको देखते हैं क्या उसका जो है क्वेश्चंस रहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन सेम है, पहले आपको मैंने बताया ना कंसिस्टेंट होना चाहिए, नहीं कि आप कोई और क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना, ये चीज़ गलत है। आप जो क्वेश्चन अभी पूछ रहे हो, कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, कोई न्यूमेरिकल कुछ भी है, तो हो सकता है उसको ताज़ा याद हो तब, और 2 दिन बाद आप उसको वापस बुला रहे हो कि श्याम बेटा ये वापस जो है आप इसको सॉल्व करो, फिर वही आंसर ले आया, फिर वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, टेस्ट रीटेस्ट किया है, क्वेश्चन सेम है, और एक ही वेरिएबल को आपने डेली वीकली मंथली अपने अकॉर्डिंगली बुला करके उसका टेस्ट रीटेस्ट किया है। नेक्स्ट इंटररेटर। अब इंटररेटर में क्या है, इंटररेटर में एक इंसान आया। अब कई बार ऐसा होता है ना कि फेवरेटिज्म भी हो जाता है, एक इंसान जो है उसका कोई रिलेटिव लगता है तो वो उसको ज़्यादा मार्किंग कर देता है। तो हमने क्या किया, मिस्टर कपूर को बुलाया कि मिस्टर कपूर आप शाम का इंटरव्यू लो। शाम का इंटरव्यू लिया मिस्टर कपूर ने, ठीक है, उन्होंने इसको दे दिया एक तरीके से 50 मार्क्स आउट ऑफ 100। उसके बाद हम लोगों ने मिस्टर भार्गव को बुलाया, उन्होंने इनका जो है इंटरव्यू लिया और उन्होंने दे दिया एक तरीके से 60 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद फिर उनको बुलाया, फिर उन्होंने दे दिया, किसी और इंसान को बुलाया, मिस्टर शर्मा को बुलाया, उन्होंने 55 मार्क्स दे दिए। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव, यहाँ लिखा हुआ है कि जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सब्जेक्टिविटी की। क्या पता किसी का आंसर कैसा लगता हो, किसी को लगता हो यार इसने ये आंसर बताया है, इतना कम आंसर बताया इसने इस क्वेश्चन का, इसका तो बहुत अच्छा आंसर हो सकता था, वो कम मार्किंग कर देगा। पर दूसरा जो इंसान है हो सकता है उसको लगता हो और उसने बहुत कुछ बता दिया, बिकॉज उसके पास उतनी नॉलेज थी नहीं, तो क्या हो जाएगा वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, वो उसको जो है ज़्यादा मार्किंग दे देगा। तो यहाँ पे इंटर रेटर में होता है द कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजर अक्रॉस रेटर्स और
ऑब्जर्वर्स, राइट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जितने भी ऑब्जर्वर आपको आप लेके आ रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स को आप लेके आ रहे हो, तो वो कोशिश करिए कि जो है ऐसे आंसर करें 50, 55, 60। अब वही किस अपन ने बुला दिया कि मिस्टर, है ना, सिंह को बुला दिया और उसने दे दिए इसको 10 नंबर 100 में से। तो ये क्या हुआ, ये किस तरीके से, ये यहाँ प्रॉब्लम आ गई ना यहाँ पे। उसके उनकी लैंग्वेज में, वो मुंबई से आए हुए थे, उनकी लैंग्वेज में वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसने आंसर उतने इंपॉर्टेंट नहीं बताए हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं बनी। थोड़ा बहुत जो है वेरिएशंस चलेगा बिकॉज, और थोड़ा बहुत वेरिएशंस आता भी बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ बिकॉज द क्राइटेरिया आर टू सब्जेक्टिव। यहाँ सब्जेक्टिव नॉलेज आ सकती है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है, तभी तुम्हें रिलायबिलिटी को इतना प्राथमिकता नहीं दे रहे। तो इंटर रेटर मतलब एक से ज़्यादा रेटर या एक से ज़्यादा ऑब्जर्वर को आप यूज़ कर रहे हो और उसी शाम को बार बार बुला रहे हो कि आप आओ और आप जो है उनसे क्वेश्चन पूछो। अब वो और आप मार्किंग दो, किसी को वो बहुत अच्छे क्वेश्चन लगेंगे तो वो ज़्यादा नंबर दे देगा, किसी को कम इंपॉर्टेंट लगेंगे तो उसको कम नंबर दे देगा। तो इंटर रेटर से भी जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो टाइप ऑफ रिलायबिलिटी। ठीक है, तो आपको ये कोशिश करना है कि आप पहले उनको स्टैंडर्ड्स बता दो कि ये, जैसे कि कई बार हम लोग जो आंसर्स वगैरह होते हैं ना उसमें भी लिखा रहता है कि ये की पॉइंट्स अगर आंसर्स में होए तो उस इंसान को आप मार्क्स दे सकते हो। यूनिवर्सिटी लेवल पे तो होता है काफ़ी हद तक। तो अगर ऐसा कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दोगे तो कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहेगी, क्योंकि आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा तो सर इस केस में क्या करना चाहिए। तो आप ये बोलो कि अगर उसने ये पॉइंट्स बताए, है ना, हाईलाइटेड पॉइंट्स बताए जो आपने पूछे हैं, ये मेन पॉइंट्स बताए, देन गिव हिम गुड मार्क्स, 70 दे दो, 75 दे दो, जो भी XYZ है। ठीक है, ये क्राइटेरिया पहले से डिसाइडेड होता है यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के द्वारा। इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब अब उसको जो है शाम को अब एक साथ मत लो। पहले उसको बोलो कि तुम 9 बजे आओ, है ना। सपोज आपको 5 क्वेश्चन पूछने हैं तो आपने उसको 9 बजे बुलाया और 9 बजे उसको जो है 2 क्वेश्चन पूछ लिए। फिर बोला शाम चलो अब हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, तुम अब 11 बजे आना। ठीक है, फिर हमने क्या किया, शाम से 3 क्वेश्चन पूछ लिए। यहाँ पे भी शाम ने उसके आंसर दिए परफेक्टली, यहाँ पे भी शाम ने उसका आंसर दिया परफेक्टली। मतलब क्या है, यहाँ कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी किस बात की, कंसिस्टेंसी ये है कि शाम इज इंटेलिजेंट, है ना, श्याम नाम था जहाँ तक उसका। इंटरनली कंसिस्टेंट मतलब द कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट इटसेल्फ, डू यू गेट द सेम रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेस्ट दैट आर डिजाइन टू मेजर द सेम थिंग, है ना। बार बार अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो क्या आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है। ऐसा ना हो कि 2 क्वेश्चन उसने बहुत अच्छे आंसर बता दिए, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में वो आंसर नहीं बता पाया, है ना। इसका एग्जाम्पल और भी, आपने 5 किलो चने की दाल ली और आपने 5 किलो चने की दाल तोली, तो सपोज उसका 5 kg जो है वेट आया। अब आप उसको एक एक किलो की जो थैला होता है उसमें डाल करके अगर आप उसको मेजर कर रहे हो तब भी जो है ना उतना ही आ रहा है। मतलब सब 5 को प्लस करके 1 प्लस करके 5 आ रहा है, तब भी अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है इंटरनल कंसिस्टेंसी है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे कि हम कुछ टाइम फ्रेम में कुछ गैप के साथ उस चीज़ को करते हैं, जिससे ये देखने के लिए कि कहीं वो गैप की वजह से जो है गैप इसलिए रख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसको पहले बुलाया फिर बाद में बुलाया, ठीक है, जिससे ये जानने के लिए कि जो है राम इज़ इंटेलिजेंट है या नहीं। तो एक गैप जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अपनी जो है ये प्रोसेस ऑफ रिलायबिलिटी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज़ डिफरेंस। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का डिफरेंस ये सब हम पढ़ चुके हैं, एक बार फटाफट समझ लेते हैं। द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड व्हेन द रिसर्च इज रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशन। सेम कंडीशन पे फोकस करिए, सेम कंडीशन पे बार बार रिपीट करो आपका रिजल्ट, क्या वो कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है, क्या वो सेम रिजल्ट आ रहा है। अगर आ रहा है तो मतलब रिलायबिलिटी है। द एक्सटेंट टू विच रिजल्ट्स रियली मेजर्स व्हाट दे आर सपोज टू मेजर, है ना। ए आंसर उसका है तो क्या ए आंसर वो इंसान ला रहा है, अगर ला रहा है तो वो वैलिड है। How it is assessed? By checking the consistency of the result across time, across different observers and across parts of the test itself. तो ये मैंने आपको बता दिए टाइप्स, इस तरीके से आप जो है रिलायबिलिटी को असेस कर सकते हो। By checking how well the results correspond to established theories and other measures of the same concept. जो आपने चुना हुआ है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर उसके अकॉर्डिंगली आ रहा है तो हम असेस कर सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज वैलिड। हाउ डू यू रिलेट? अ रिलायबल मेजरमेंट इज नॉट ऑलवेज वैलिड। द रिजल्ट्स माइट बी रिप्रोड्यूसिबल बट दे आर नॉट नेसेसरली करेक्ट, है ना। ये अपन कह सकते हैं कि बार बार करने से वो आंसर आ सकता है पर कोई गारंटी नहीं। जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग वाला हो गया, वो कॉपी को देख करके उसको आंसर सही लग रहा था कि बी बिल्कुल सही है, पर वो एक्चुअली में था नहीं, है ना। अ वैलिड मेजरमेंट इज जनरली रिलायबल इफ अ टेस्ट प्रोड्यूसेस एक्यूरेट रिजल्ट्स, देयर शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। ठीक है, तो अगर वो वैलिड आ रहा है मतलब अपन कह सकते हैं कि वो जो है रिलायबल बी है। ये भी एक क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है, इफ़ इट इज़ वैलिड देन इट इज़ रिलायबल ऑल्सो। ठीक है, ये था, तो ये अपन ने इसके डिफरेंस पढ़ लिए। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट में। मैंने आपको बताया था कि थीसिस जब आपको लिखनी है रिसर्च में तो उस केस में आपको कैसे रिलायबिलिटी वैलिडिटी का यूज़ करना है। लिटरेचर रिव्यू, व्हाट हैव लिटरेचर रिव्यू में कैसे रिलायबिलिटी और जो है वैलिडिटी यूज़ हो सकती है।
वट हैव द अदर रिसर्चर्स डन। अब ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कैसे यूज़ होगी रिसर्च लिटरेचर रिव्यू में। अब जैसे कि एक पर्टिकुलर इंसान जो है उसने मुझसे अभी कुछ टाइम पहले पूछा कि सर मैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पे जो है अपना रिसर्च प्रपोजल बना रहा हूँ, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर ऑफ रिलायंस ट्रेंड्स इन अरुणाचल प्रदेश, है ना। और क्या मैं लिटरेचर रिव्यू जो है वो पंजाब का या फिर मध्य प्रदेश का ले सकता हूँ? तो आप बताओ क्या ये रिलायबल या वैलिड होगा किसी एंगल से? नहीं होगा। और यहाँ आप क्योंकि आपके टॉपिक से मैच ही नहीं कर रहा है वो, तो लिटरेचर रिव्यू जो होना चाहिए वो रिलायबल भी होना चाहिए, वैलिड भी होना चाहिए, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू योर टॉपिक, है ना, सम वॉट इट इज़ रिलेटेड टू योर टॉपिक। तो अगर आप उसको लोगे तो ही वो वैलिड आप लिटरेचर रिव्यू ले रहे हो। अब अरुणाचल प्रदेश का बाइंग बिहेवियर आप जो है कंपेयर कर रहे हो पंजाब और मध्य प्रदेश से, तो वो जो है एक एक्यूरेट नहीं कहलाएगा। मेथडोलॉजी मतलब वही सैम्पलिंग के तरीके जो मैंने बताया आपको, सैम्पलिंग या जो भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ कर रहे हो वो आप रिसर्च के अकॉर्डिंगली यूज़ करना चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करो या इसके लिए आपके पास इन डेप्थ नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी आप जो है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मेजर कर सकते हो। रिजल्ट क्या होना चाहिए? इफ़ यू कैलकुलेट रिलायबिलिटी वैलिडिटी स्टेट दीज वैल्यूज अलॉन्ग विद योर मेन रिजल्ट। कई बार आप देखते हो कि कोई रिजल्ट आया होता है कि आंसर आया 53.6, तो कई बार क्या होता है कि लोग उसको प्रूव करके भी नीचे कहीं साइड कॉलम में लिख देते हैं कि 53.6 आया, तो आया कैसे है ना, ताकि रिलायबिलिटी और जो है वैलिडिटी जो है वो बनी रहे। हमारे भी टाइम पे भी जब हम लोग अपना एग्जाम देते थे तो है ना, अपनी आंसर शीट में जो है एक राइट कॉलम में एक लाइन खींच देते थे जिससे हम लोग कैलकुलेशंस करते थे। तो कई बार हमारे टीचर्स बोलते थे कि उस कैलकुलेशन को मिटा के बताया कर, हम लोग पेंसिल से करते थे, जिससे सामने वाले को चेक करते हुए समझ में आया कि इसने चीटिंग नहीं की है और जो है खुद कैलकुलेट करके आंसर को लेके आया, रिजल्ट लेके आया। डिस्कशन में क्या है, आपको डिस्कशन करना है। यहाँ पे किस चीज़ का डिस्कशन करना है? दिस इज द मोमेंट टू टॉक अबाउट हाउ रिलायबल एंड वेरिड योर रिजल्ट एक्चुअली वर। कंक्लूजन से पहले डिस्कशन करना चाहिए ना कि हमारा जो आंसर आ रहा है, जो आपने इतना कुछ मेहनत की है, यहाँ रिजल्ट जो आया है उसको डिस्कशन करना है, क्या वो वैलिड और रिलायबल है नहीं, वेयर दे कंसिस्टेंट एंड डिड दे रिफ्लेक्ट ट्रू वैल्यूज़। पूछना है ना आपको कि क्या जो आप रिजल्ट लेके आए हो डिस्कशन करने के बाद, क्या ये जो है रिसर्च गैप जो आपने फाइंड आउट किया लिटरेचर रिव्यू को, क्या वो फुलफिल कर पा रहा है? मैंने आपको पहले भी एक बार ये चीज़ बताई थी, कई बार लोग भटक जाते हैं, ऑब्जेक्टिव कुछ और लिखते हैं, स्कोप कुछ और लिखते हैं और कंक्लूजन और रिजल्ट कुछ और ले आते हैं। तो क्या आपने जो गैप फाइंड आउट किया था डिफरेंट लिटरेचर रिव्यू पढ़ करके, क्या आप उसको फुलफिल करने में सक्षम हुए, सार्थक हुए? तो डिस्कशन करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ सही है तो कंक्लूजन आ जाएगा। इफ़ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी वर अ बिग प्रॉब्लम फॉर योर फाइंडिंग इट माइट बी हेल्पफुल टू मेंशन दिस, है ना। अगर कोई जो भी आपने डिस्कशन किया है अगर वो मेजर कर पा रहा है एक्यूरेटली जो आपका रिसर्च गैप था, तो आपका कंक्लूजन क्या है? वो ट्रू है, वो एक्यूरेट है, वो कंसिस्टेंट है। पर अगर वो नहीं कर पा रहा है, डिस्कशन पता चला कि नहीं यार हमने तो गैप कुछ और चूज़ किया था पर निकल कुछ और है, तो आपको देखना चाहिए कि आपकी क्या गलतियाँ हुई और आगे जाकर के आप रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को ध्यान में रख करके जो है अपना काम करेंगे। यही कंक्लूजन है कि गैप ही फुलफिल नहीं हो पाया तो इतनी सारी रिसर्च करने का क्या फ़ायदा? तो कंक्लूजन तो आपका एक तरीके से अनफेवरेबल आना ही है। ठीक है, सो दिस वाज टुडेज वीडियो ऑन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है, एग्जांपल्स जो मैंने फेस किए उसके भी मैंने जो है आपको एग्जांपल समझाए, आपको बताए। तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज़ चालू होने वाली है बहुत जल्द। कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स मेरे पेंडिंग थे जो कि मैंने अभी आपको करवाए, जेड टेस्ट, टी टेस्ट और वेरिएबल्स वगैरह जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियोज़ में कराए हैं। और अभी ये भी एक लिस्ट में था बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में। तो जैसे ये अब जो एक तरीके से जो है कंप्लीट हो गए हैं, तो बहुत ही जल्द जो है सीरीज़ आने लगी हैं। जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो उनकी एक सीरीज़ आएगी जिसमें डी यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जिससे आपकी और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे ही प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए ये वीडियो, जिससे और लोगों तक भी ये नॉलेज पहुँचती रहे। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।